किसी एक देश की किसी दूसरे देश के ऊपर बेतहाशा डिपेंडेंसी या निर्भरता हमेशा घातक रही है और वो इजराइल के साथ में हो रहा है। अमेरिका के ऊपर जिस तरीके से उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है, चाहे फिर वो मिलिट्री हो, चाहे फिर वो बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, मतलब आपको ये पता ही है सबके बारे में। लेकिन रिसेंटली जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके अंदर इजराइल को और यूएसए को भी इवन इस बात का आइडिया इतना नहीं था कि जिस तरीके से ईरान ने काउंटर अटैक किया है वो इजराइल को झेलना पड़ेगा। लेकिन इजराइल की जो स्पेशली आयरन डोम का लगभग फेल्योर यहां देखने को मिला। अभी सारे प्रूफ हम आपके साथ में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के इक्वेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। रीजन यहां यह है क्योंकि एक इजराइल का पड़ोसी देश जो कि एक मुस्लिम कंडीशन है, नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने किस तरीके से ईरान के खिलाफ यहां काम किया है, तो इस बात ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि भाई चीजें जो है वो मिडिल ईस्ट में बहुत स्टेबल नहीं है। और जो अमेरिका है वो भी अब अपने आप को थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से इजराइल ने बार बार दरवाजा खटखटा डोनाल्ड ट्रंप का और कहा कि सारा डायरेक्ट वॉर में हमारे साथ में आ जाओ, हमारे साथ में जो है मिलकर के हम उसके न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा रुक जाओ, तसल्ली से शांति हम व्यवस्था हम बनाएंगे। लेकिन कंडीशंस जो है वो डे बाय डे बिगड़ती ही जा रही हैं, सुधर नहीं रही हैं। तो चलिए देखें, बात शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं नीरज पारिक। फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ट्रुथ, इनसाइड, इंपैक्ट और अनफिल्टर्ड अनबायस्ड कंटेंट के लिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों ये चर्चा बड़ी चली है आज कि भाई क्यों जो है वो अमेरिका, why does Israel want US to get involved, क्यों वो चाह रहा है कि भाई आप आओ और हमारे साथ में लड़ाई लड़ो। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो एक हमने सेशन किया उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि इजराइल ने इस बात को बहुत ओपनली कहा है कि भाई हम जो अटैक कर रहे हैं या जो हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना, उसमें हमें यूएसए की हेल्प नहीं चाहिए। अब यूएसए की जब हेल्प नहीं चाहिए, इस बात को बहुत हाईलाइट करके बताया गया था, ठीक है, हमने इसको कवर भी किया था। अब जब हाईलाइट करके बताया गया तो अब ऐसा क्या हो गया कि इजराइल जो है वो चाह रहा है कि यूएसए जो है वो डायरेक्ट वॉर में आ जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भैया इट इज ड्यू टू फोर्डो, यानी जो ईरान के अंदर एक फोर्डो या फोर्डो के नाम से साइट है, जो न्यूक्लियर साइट है, वो इसका मेन रीजन है। अब क्या कहानी है और अमेरिका क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्लैशबैक ले लेते हैं। ईरान और इजराइल की जो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर इजराइल जो है उसको ये महसूस हो रहा था जिस तरीके से अभी तक वो जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स के ऊपर वो अटैक करता था, चाहे फिर वो हुती हो, चाहे हमास है, या तो फिर वो हिजबुल्लाह है। लेकिन अभी जो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि चैलेंज मिला, वो ईरान की तरफ से मिला। और ईरान की ने जितना स्ट्रांगली, जितना स्ट्रेट इसको चैलेंज दिया है, वो इजराइल को एक्सपेक्टेड नहीं था कि भैया ऐसा हमारे साथ में होगा। लेकिन यहां पर सारा गेम खेलने के पीछे अमेरिका कहीं ना कहीं अब नजर आने लगा है, और जैसा उसका इतिहास है, जैसे उसकी हिस्ट्री है, यहां पे क्या है, इजराइल को अब ये चाहिए कि भैया आप हमारे साथ में आ जाओ। रीजन क्या है कि जिस पर्टिकुलर साइट को वो अटैक करना चाहता है, वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर साइट जहां पे एनरिचिंग का काम मेजरली हो रहा है, वो जमीन से नीचे है। और बंकर को तोड़ने के लिए जो बॉम्ब्स होते हैं वो इजराइल के पास में नहीं है, यानी जमीन के नीचे जो बंकर बनाए जाते हैं उनको खत्म करने की कैपेसिटी इजराइल के पास में नहीं है। ना तो उसके पास में वो बॉम्ब है, ना वो बॉम्बर है। ये दोनों ही चीजें अमेरिका के पास हैं और अमेरिका से वो हेल्प चाहता है। अमेरिका सीधा इन्वॉल्व यहां हो नहीं रहा। अब बातें समझो सर, क्यों? क्योंकि पहली चीज, जो इस तरीके से अटैक हुआ ये आपको पता है, और अटैक में ये जो इतनी साइट्स को ईरान की इन्होंने टारगेट किया, उसके बाद में जब रिटेलिएट किया इजराइल ने, तब उस समय के आसपास क्या चल रहा था, यहां पे इन्होंने ये एक बात को बहुत स्ट्रांगली बोलते रहे कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कैपेसिटी कभी ले नहीं पाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकेंगे। फ्रंट में किसको खड़ा किया? इजराइल को। अब यहां पे जब बार बार ये कहा गया और इस बात को लेकर के इन्होंने ये भी उसको बूस्ट कर दिया इजराइल को कि भैया देख अटैक होगा, ईरान के ऊपर अटैक होगा और वो बहुत खतरनाक अटैक होगा, ऐसी बातें बोलने लगे। इन्हीं सबके बीच में जब इजराइल ने इस बात को कह दिया कि भाई हम ईरान पे अटैक करेंगे, उसको हम स्ट्राइक करेंगे और विदाउट यूएस सपोर्ट, इस बात को हाईलाइट किया, जैसा कि मैंने कहा, यहां से चीजें बिगड़ी। लेकिन जब वो अटैक हो गया वो तो ठीक था, लेकिन जब रिटेलिएशन हुआ, और रिटेलिएशन किस तरीके से हुआ वो आपको बहुत सारे वीडियोस है, मल्टीपल वीडियोस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला करके डेंट अच्छा खासा हुआ। लोगों ने कहा कि भाई आपके जो आयरन डोम है वो तो फेल हो चुका है, चाहे फिर वो आपके यरूशलेम है, चाहे फिर वो टेल अवीव है, बहुत सारे शहरों के ऊपर अच्छा खासा हमला ईरान की तरफ से हुआ। अनडाउटली जो इजरायली हमला है ईरान के ऊपर वो भी काफी हैवी है और ईरान को भी इसमें काफी अच्छा नुकसान हुआ है।
है, अच्छे से मायना है, काफी भारी यहां पे बड़ा नुकसान ईरान को भी हुआ है। लेकिन अब पोजीशन ये है कि ईरान जिस मोड में है, ईरान जिस मूड में है, वहां पे ये है कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास अब एक वो जंग है कि वो उस तरह से उसमें वो उतर चुका है। लेकिन इजराइल की कंडीशन ये है कि इजराइल ने जिस तरीके से मूव लिया था, इजराइल को बैकअप की पूरी पूरी उम्मीद थी, और बैकअप यहां पे जब वो चाह रहा है अब वो उसको मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मेजर ऑब्जेक्ट क्या था कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, लेकिन जिस साइट को वो टारगेट करना चाहता है वो जमीन से नीचे है, और उस साइट तक पहुंचने की मिलिट्री कैपेसिटी ईरान इजराइल के पास में नहीं है। वो चाहता है यूएसए उसकी हेल्प करे। अब यूएसए जो है वो बहुत समझदारी बरत रहा है और वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा। अब बात एक ही आती है कि क्या ईरान जो है वो इजराइल पे अटैक, ईरान जो है वो यूएसए के किसी मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करेगा या यूएसए सीधी फाइट में जाएगा? किसी कीमत पे नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी कैपेसिटी यूएसए से टक्कर लेने की किसी कीमत पे भी नहीं है। इवन उसके जो साथी देश भी मिल जाएं तब भी उनकी किसी की भी पोजीशन नहीं है कि वो यूएसए से डायरेक्ट टक्कर ले लें। और ईरान ये भी अच्छे से जानता है कि इजराइल की भी डायरेक्ट फाइट में यूएसए इन्वॉल्व नहीं होगा। अब चीजें समझिए क्यों, क्योंकि जिस तरीके से तेल अवीव के अंदर जो स्ट्राइक्स हुई हैं और जिसने इजराइल को इस बात पे मजबूर किया कि वो जाकर के सरेंडर या घुटनों पे बैठ गया अमेरिका के आगे, भी मेरी हेल्प करो। अब यहां पे क्या होता है, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी बात आई कि भाई ये तो देश छोड़ के ग्रीस चले गए हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो खैर बात का विषय है। लेकिन हां, क्वेश्चन मार्क तो लगा है कि जिस तरीके से इसने एक छवि बनाई थी अपनी कि भाई वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब उसके ऊपर कम से कम पूर्ण विराम ना सही अल्प विराम तो लग ही चुका है। अब यहां पे जब बारी आती है दुनिया की कि भाई दुनिया जो है वो इसके अंदर मीडिएशन करे, दुनिया जो है वो मध्यस्थता करे, लोगों को इस बात को देश जो है वो आए और इसको रोकें, इन्होंने कहा कि भाई सुनो, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। जब इजराइल की एक्टिविटीज होती है तब आप बोलने वाले नहीं होते, ह्यूमन राइट्स की वहां कोई बात नहीं करते, तो प्लीज आप थोड़ा चुप रहिएगा। यहां पे ईरान मिलिट्री के ट्विटर हैंडल से बात आई कि इफ यू वर साइलेंट ड्यूरिंग 2 years ऑफ पैलेस्टीनियन मैसेकर देन लास्ट नाइट्स अटैक ऑन ईरान, डोंट कॉल फॉर रेजिस्टेंस नाउ, स्टे क्वाइट। भाई अब जो है अब आप संयम बरतने की बात मत करो, अब चुप रहो, अब हम हमारा खेल देखेंगे। इसी के बीच में जिस तरीके से इजराइल ने भी जो अटैक किए हैं, इजराइल के अटैक में इनके मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं, इनके जो गैस के जो जिसको बोलते हैं कि गैस जो सेंटर्स हैं जहां पे इनके पेट्रोलियम का काम, उसके ऊपर एक अच्छा खासा लॉस हुआ है। पर ठीक है, ये तो एक पार्ट ऑफ बैटल, ये युद्ध का हिस्सा है। और ईरान जो है वो अच्छी खासी टक्कर, एक अनएक्सपेक्टेड हम इसको कह सकते हैं, मतलब इसको ही नहीं देखा जाएगा कि इसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो आशा उम्मीद इजराइल से होती है कि भाई वो तो एकदम बोलते ना कि अजय है, उसको कोई नहीं जीत सकता, ऐसा नहीं है, ये चीज प्रूव यहां हो चुकी है। अब मेरे दोस्तों यहां क्या होता है, रशिया से जब उसने हेल्प मांगी, रशिया से बात हुई, रशिया को बोला भाई आप आकर के ईरान से बात करो, क्योंकि मीडिएशन की बात तो इंडिया के लिए भी कह चुके हैं कि भारत जो है वो मीडिएशन कर सकता है। रशिया ने साफ साफ कह दिया कि हम भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जो इजराइल की एक आखिरी बड़ी उम्मीद, देखिए छोटी छोटी उम्मीदें तो बहुत सारे हैं, निकोलस जो आपके मैक्रोन है, हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनको वो कह सकते हैं, लेकिन जो एक जो बोलते हैं ना कि जो बड़ा जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो तो साहब यही है। बिकॉज इजराइल को एक एक्सटेंडेड कॉलोनी ऑफ अमेरिका कहना कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज जिस तरीके से रिलेशन है, जिस तरीके से कनेक्शन है, जिस तरीके का सपोर्ट है, और जिस तरीके के बेंजामिन नेतन्याहू के बयान है, उनके बेस से अच्छे से क्लियर होता है कि बहुत हद तक जिसको हम कहते हैं ना कि पैर के नीचे हथेली लगाने का काम अमेरिका ने आज तक इजराइल के लिए किया है। बिकॉज ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनका एक सेंटर जो है वो एटलीस्ट बरकरार रहे, जिससे वो यहां पे कंट्रोल डेवलप कर सके। अब जब इनके पास में आए तो यहां पे सर मामला थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा। यहां पे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का एक जो ट्वीट है ये भी देखने जैसा बनता है। इन्होंने अपने मन के अंदर दर्द बयान करते हुए फाइनल एक बात कह दी कि भाई भविष्य में आने वाले टाइम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी शांति होगी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और भाई जो मिडिल ईस्ट है उसको हम फिर से ग्रेट बनाएंगे। यहां पे आपको ना थोड़ा सा उस जाल को, इस बात को समझना है, थोड़ा गौर करिएगा। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को उठा रहे हैं कि ईरान इज ट्राइंग टू असैसिनेट डोनाल्ड ट्रंप, बात समझिएगा, ये बात हम करने वाले चर्चा, मतलब कि इजराइल जो ईरान जो है वो खतरा बन रहा है किसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पहली बात। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के ही ट्विटर हैंडल पे वीडियोस आते हैं, वो प्रोवोक करते हैं वहां की जनता को कि भाई देखो ऐसा है, ये जो रिजीम है, ये रिजीम या ये जो सरकार है ये आप ही के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, आप इसके खिलाफ खड़े हो, इजराइल इज विद यू। मतलब एक तरह से अंदरूनी जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक तोड़ने की कोशिश है आपस में लोगों को। तीसरी तरफ यहां पर जो ये बात आई है, फाइनल इस लाइन को जरूर पढ़िएगा,
द पीपल अंडरस्टैंड, फाइनल लिखते हैं, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। जो अमेरिका ग्रेट हुआ करता था, अब मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट की सारी इक्वेशन को समझ लो, क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट इनका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में ग्रेट कब बनेगा कोई? मेरे लिए अच्छा कौन? जो मेरे जैसा। बात को समझिए। तो मिडिल ईस्ट ग्रेट कब होगा? जब मिडिल ईस्ट भी होगा मेरे जैसा। मतलब लाइक जब मौसिद्दी की गवर्नमेंट को 50s के दौर में गिराया गया, मोहम्मद मौसिद्दी की गवर्नमेंट को, जिन्होंने पेट्रोलियम को नेशनलाइज किया, और फिर शाह रजा पहलवी को बिठाया गया। तो शाह रजा पहलवी के टाइम से लेकर के 79 तक जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान में, तब तक ईरान और अमेरिका के रिलेशन तो बहुत ही गजब के थे। उस टाइम पे इजराइल के साथ भी रिलेशन के बहुत ही अच्छे थे। तो पॉइंट है कि तब तक मिडिल ईस्ट वाज ग्रेट। बात को समझे? क्यों? क्योंकि जो और देश है जिनकी हम बात करेंगे वो तो ऑलमोस्ट इनके इसके साथ में कोई तनाव लेने वाले है ही नहीं, ईरान के बहुत ज्यादा पक्ष में आ नहीं रहे। तो मिडिल ईस्ट ग्रेट बनाने का मतलब है कि ईरान के अंदर वापस से हम क्या करेंगे? रिजीम चेंज कर देंगे। ये इनका इनडायरेक्ट टच है, आपको सभी सब क्लियर हो जाएगा। तो साहब यहां पे देखो, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं दुनिया में बहुत शांति के लिए काम करता हूं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। देखो, इंडिया पाकिस्तान की मैंने जो बहुत बड़ा टेंशन था वो दूर कराया। पिछले कार्यकाल में सर्बिया और कोसोवा का मैंने टेंशन को दूर कराया। इजिप्ट एंड इथोपिया जो कि नाइल रिवर को लेकर फ्रंट में थे, फिलहाल में उनमें भी शांति है, आगे भी रहेगी। और इसी तरह से ईरान और इजराइल के बीच में भी शांति हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। और उसके बाद में बोलते हैं कि भले ही मुझे कोई इसका यश दे ना दे, मुझे कोई ये दे, लेकिन मेरा भगवान तो देखता है। हम बोलते ना कि यार देखो, ऐसा लोग कुछ कहो ना कहो, मेरा भगवान तो देखता है। तो ये बोलते हैं कि लोग कुछ कहे ना कहे, आप देश कुछ बोले ना बोले, लेकिन जनता तो सब देख रही है। ऐसा कह के मन का दर्द भी बयां किया और इस बात का संकेत दिया कि भैया मैं तो युद्ध में आने वाला नहीं हूं। सीधी बात। इस मैसेज को पढ़ के वो क्या लगता है? शांति होगी, बातचीत हो रही है। अब इस बात ने, इधर से तो ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने कह दिया कि भाई देखो, जब तक हमारा बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं मतलब हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो एक बार हमारे साथ में बुरा किया उसका बदला तो चुकाया जाएगा, उसके बाद में हम रुक जाएंगे। तब तक हमें ज्ञान देने की जरूरत यहां नहीं है। वो अपने उसी बोर्ड में चल रहा है। अब साहब यहां पे ईरान के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां पे कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो हमें और गहरा इंसाइट देती हैं। यहां पे देखो सर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो कि एक यहां पे ईरान का फ्लैग देख सकते हो, उन्होंने एक बात लिखी है, नेतन्याहू's new attempt to drag Americans in their war against Iran by blaming Iran behind the assassination attempts on Trump। कि साहब जो ये पहले भी हमला हुआ आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल जो वो सभा कर रहे थे चुनाव के दौरान प्रचार में, तो उन पे हमला हुआ था। तो बोले कि इन सबके पीछे जो है वो ईरान है। तो क्यों? क्योंकि प्रोवोक करने की कोशिश है। अब दूसरी चीज यहां पर, इसलिए अब इन सारी चीजों के बीच में बात आई कि भाई क्यों, इसलिए ये चाहता है कि कैसे भी करके ये जो है हमारे साथ में आ जाए। और अमेरिका जिस दिन साथ में आ जाएगा उस दिन तो आप चाहोगे वो कर लोगे, आपके पास में पूरा पावर है। क्योंकि अमेरिका के आने के बाद में ईरान के पड़ोस के बहुत सारे देश ऑलरेडी जो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे और यहां कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बिकॉज हो सकता है जबान से कोई ये बात कह रहा हो कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन बैकएंड पे वो ईरान के साथ में नहीं है। क्योंकि यहां पे अभी प्रूव, इस चीजों का हम प्रूव करेंगे, क्योंकि उनको अपने दिन पता है कि भाई हमें जो है ना अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट है, वो सारे तबाह हो जाएंगे। और आज के टाइम पे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने का, और उन सब के बीच में अमेरिका ने बहुत बड़ा पैर जो है अपना फंसाया हुआ है। अब बात को समझिए, यहां से क्या है उसकी थोड़ी बैकग्राउंड में चलें सर। 48 घंटे में इजराइल ने ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया, ठीक है, ताकि परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जा सके। तो न्यूक्लियर से इसलिए सर डर है क्योंकि न्यूक्लियर पावर अगर इसके पास में आ गया तो सारा इक्वेशन बदलेंगे। फिर क्या होगा, अमेरिका और ईरान की अपने आप दोस्त, देखो अगर आज की डेट में भी कंफर्म हो जाए कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो 2 साल 3 साल का पीरियड तो रिस्ट्रिक्शन वाला वो वाला सब रहेगा, लेकिन उसके बाद में कंफर्म हो जाएगा कि अमेरिका की रिलेशन उससे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये पुराने जो टेस्ट हुए हैं इस दुनिया में उनके इतिहास देख लो, अमेरिका ने सबसे दोस्ती करी है। नॉर्थ कोरिया से भी मिलने चले गए थे, किम जोंग उन से भी मुलाकात करी है, ईरान से, क्योंकि देखो पावर के आगे सब सरेंडर है। इसीलिए ये भी चाहता है भी कैसे भी करके मैं भी पावरफुल बनूं, बिकॉज वहां पे न्यूक्लियर पावर लेकर के भले ही ओपनली इन्होंने नहीं किया लेकिन इजराइल के पास में है। अब वहां पे पावर इक्वेशन बदलेंगे तो सही, लेकिन बदलाव कौन चाहता है? इनको डर ये है कि इजराइल को कि हो गया ये सब कुछ तो फिर हमारी यहां पे दादागिरी खत्म, और उसको लगता है कि अगर नहीं किया तो ये हमें कर देगा खत्म। तो सर दोनों के डर अपनी अपनी जगह वाजिब है। अब देखो, एक एक्सियोस न्यूज पोर्टल है ने रविवार 15 जून 2025 को 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिका से संपर्क किया जा रहा है। ठीक है, कौन? देखो ध्यान से सुनना, अधिकारी कहां के? इजराइल के। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से कांटेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका संघर्ष में शामिल हो सकता है। यह बात कहने वाले इजरायली ऑफिशियल्स हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में यही कहा था, लेकिन इजरायल इन अनुरोधों पर ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब ऑफिशियली कोई ठप्पा नहीं लगाया कि भाई वो शामिल होगा। अब थोड़ा देखें सर, यहां पर जो ये ईरान का मैप देख रहे हैं, गौर करिएगा, इसकी बहुत सारी साइट में एक फोर्डो के नाम से एक साइट है सर ये, ठीक है। ये फोर्डो जो साइट है सर, ये वो मेन साइट है जहां पे बेसिकली न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम जमीन के नीचे हो रहा है, और यही सबसे बड़ा टेंशन का काम है कि उसको एनरिच करके उसको वेपन ग्रेड तक वो ले जाए। 60% तक तो कर ही चुका है, जो कि 3 से 4% में वो चाहता तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। 3 से 4% का एनरिच न्यूक्लियर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज में काम आ जाता है। 90% तक जाने के लिए तो उसको सफर लंबा, 60 तो कर चुका है, 30% और है, तो इनको डर है भी कैसे भी यहां हो जाए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है सर, ये देखो ना, ये पर्पल कलर का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है सर। आप सुनो, ट्रंप प्रशासन ने अब तक खुद को इजराइल के ऑपरेशन से दूर रखा। अमेरिका कहना है कि वे किसी भी तरह से इजराइल के हमलों में शामिल नहीं है। क्लियर बोल रहे, हम शामिल नहीं है। पहले भी इजराइल के मुंह से क्या कहलवाया कि हम अपने लेवल पे लड़ेंगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूं। अब यहां पे अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई मैं शामिल नहीं हूं। अमेरिका को डर क्या है? अब यहां से सर सारा खेल शुरू हो रहा है। यही है इनसाइट। ट्रुथ तो हमने बता दिया, अब इनसाइट की बात करते हैं। डर यह है कि ईरान मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। पता है आपको, रिसेंटली जब यह हमला हुआ उसके जस्ट पहले अमेरिका ने अपने कुछ ट्रूप्स को और जो उनके जो एसेंशियल स्टाफ था वहां पे था, उनको वहां पे इवैक्यूएट किया था। हमने स्टाफ को वापस वो लेके चला गया था कि मिडिल ईस्ट में खतरा है भैया जान का। तो इनको डर है कि जो मेरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं उनको ये ईरान ठिकाने लगा देगा। तो एक बार ठिकाने लगाएगा सर, लॉस तो लॉस, डायरेक्टली वॉर में वो आएगा नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर सीधा हमला, भले ही अमेरिका की भागीदारी एक ही साइट पर बमबारी तक सीमित हो, उसे सीधे युद्ध में खींच लेगी। मतलब इजराइल कह रहा है कि साहब पूरे युद्ध में मत आओ, आप सिर्फ ये जो फोर्डो के लिए मुझे हथियार दे दो, आपकी या सेना को भेज दो, इसको नष्ट कर दो, बस सारा कुछ है जो यहां है। अगर एक जगह भी अगर मान लीजिए क्लियर हो गया कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं या जो अमेरिका की आर्मी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये क्या सिद्ध करेगा? ये सिद्ध करेगा कि ये युद्ध जो है अब अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हो चुका है। अभी ये ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा है, बाद में क्या होगा यूएसए का। तो यूएस अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता, बिकॉज अपने सैन्य ठिकानों को उसको बचाना है। कहां कहां है अभी बात करने वाला हूं जस्ट आगे। हालांकि अगर ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी फोर्डो प्लांट चालू रहता है तो इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के अपने लक्ष्य में विफल हो जाएगा। ये एक डर और है कि मान लो यहां तो अगर मान लो हमला हो भी और अगर किसी और हिस्से में वो प्रोग्राम चल रहा हो जो पता ही नहीं हो और फाइनली मालूम चले अचानक कि धमाका कर दिया है जी, टेस्ट हो गया है, तब तो क्या होगा? किरकिरी हो जाएगी ना सर। तो बस वही है कि इतना होने के बाद में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या है सर, वो सेफ जोन में चलने वाला देश है सर। वो उस हद तक आपको परेशान करेगा जहां तक उसके स्वार्थों पे कोई आंच ना आए। और अगर आपसे स्वार्थ निकल गया, अभी देखो ना सीरिया के अंदर जिनको कहा था कि भाई इनसे बड़ा तो वो टेररिस्ट ही नहीं है, उसको कहा कि हाथ वाथ मिला के फोटो खिंचवाई है, कितना शानदार। तो बस वही चीज है। अब देखो सर परिवर्तन क्या क्या होने वाले हैं नेक्स्ट सर, थोड़ा समझिए। ये जो आप फोर्डो की साइड देख रहे हैं ना सर, ये है उन पहाड़ों के बीच में, ठीक है। और ये वो मेन जगह है जहां पे क्या हो रहा है, ये वो मेन टनल है जहां पे जिस तरीके से उन्होंने इमेजेस शेयर की हैं कि इस जगह के ऊपर जो है ईरान यहां पे एनरिचमेंट का काम कर रहा है और इसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे सवाल आता है कि क्या इजराइल अमेरिका जो है वो शामिल होगा? अब मेरे देखो सर, व्हाइट हाउस के अभी तक जो जिन दो ऑफिशियल्स की, जिन दो अधिकारियों की हमने बात की, वो कहां के थे? इजराइल के। ये दो अधिकारी जो है, ये व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका संघर्ष में शामिल होने जा रहा है, मना कर दिया ना, नहीं हो रहा है। दूसरे अधिकारी ने शनिवार 14 जून को पुष्टि की कि इजराइल ने ट्रंप प्रशांत युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन कहा कि फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रहा है। मतलब दोनों ही ऑफिशियल्स, दो पहले वाले इजराइल के थे, वो कह रहे हैं कि हां जी ये आएगा, लेकिन इन ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया है अमेरिका ने कि हम शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो है वो मामला इजराइल के लिए थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा। अब देखो कैसे। और एक इजरायली सूत्र ने कहा है कि अमेरिका इन अनुरोधों पर विचार कर रहा है और जोर देकर कहा कि इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप इस पे सहमत होंगे। उम्मीद पे तो खैर दुनिया कायम है, लेकिन अमेरिका का इतिहास बताता कुछ और है। देखिएगा इस वीडियो को कि वो उम्मीदें कितनी किसकी रखेगा। तो इसलिए इस तरीके से, जिस तरीके से हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को
हमने जितना न्यूट्रलिटी में हम लेके चले गए हैं तो उसने हमारी छवि को कमजोर ही किया है। आप क्या कहते हैं, सहमत हैं तो कमेंट करिएगा इस बात से। भाई इजराइल के साथ हो जाओ पूरी तरह से, या तो आप पूरी तरह से खड़े हो जाओ ईरान के साथ में, और स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जिस सेकंड पे आपके वॉर हुए तो आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली कोई खड़ा होने वाला देश नहीं था, और ये देश की छवि को कमजोर करता है सर, मजबूत नहीं करता। अब जो है वो एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट आप करिए, बहुत अच्छी बात है, बट विद क्लियर स्टैंड, ठीक है। अब वैसे खैर काफी हद तक तो दिख रहा है कि हम इजराइल के साथ ही हैं, बट ओपन स्टेटमेंट अभी तक पूरी तरह से इस तरह के नहीं है कि 100% इजराइल के साथ खड़े हुए। अब यहां पे देखो सर, जो बात हमने पिछले स्लाइड में यहां की कि सैन्य ठिकानों को खतरा है, तो जरा नोटिस करो सर, यूएस के मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट को थोड़ा देख लो। ये जो आपको दिख रहे हैं जितनी जगह पे, यहां हर जगह पे इसका मिलिट्री बेस है। मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं जिससे आपको और बेहतर मेरे दोस्तों दिख पाएगा। यहां पे देखो एक देश दिख रहा है जॉर्डन। अभी जॉर्डन की सारी कहानी, जॉर्डन यहां पे ये रहा, इजराइल से बिल्कुल टच होता हुआ देश है। अब देखो टर्की में है, सीरिया में है, इराक में है, इधर आपके गल्फ में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई के अंदर, कतर में, अरेबियन सी के अंदर से छोड़े हैं, आपके जिबूती के अंदर हैं। तो एक बहुत बड़ा, यानी 51,400 एस्टिमेट टोटल यूएस ट्रूप्स इन मिडिल ईस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ी संख्या होती है, ये छोटी संख्या नहीं है। तो खतरा यह है कि ईरान अगर इनके ऊपर हमला करेगा तो मेरे को घाटा नुकसान होगा, इसलिए वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब कंडीशन नेतन्याहू की यह है, क्योंकि इनका तो चरित्र, इनका कैरेक्टर, इनका मतलब एज ए नॉट एज ए पर्सन, एज ए नेशन, अमेरिका का जो कैरेक्टर है वो एक स्वार्थ को प्रथम रख के चलने वाला है, और यहां पे गेम बजा दिया गया किसका, इजराइल का। ये धीरे धीरे प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स के ऊपर देखते हैं जो बम ब्लास्टी करते रहते हैं, ढोल धमाके बजाते रहते हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी ऐसा ही किया था, अगले दिन आपको निराशा ही हाथ लगी थी। तो वो जो मीडिया चैनल्स को देख करके अगर आप मन को मान रहे कि भाई वही रियलिटी है, मन को एक अंधी बेकार खाली थोथी खुशी दे रहे हैं, तो वो सब नहीं है सर। कंडीशंस में जो टक्कर लगी है, आप सोच के देखो, जिसको कोई आंख दिखा नहीं सकता उसके कोई गाल लाल करके चला जाए सर, उसकी क्या अंदर उसका मोरल बचेगा क्या? अगर गांव में एक शख्स है साहब, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, और कोई दो आदमी आए और उसको धमाधम मतलब बढ़िया तरीके से उसका इलाज कर दें, तो वो किस मुंह से मार्केट में बोलेगा कि यार हम यहां के सिकंदर। तो कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। अब देखिए क्या कृपा दृष्टि ये करेंगे इनके ऊपर, वो तो समय बताएगा। लेकिन यहां पर अब इस मिडिल ईस्ट के इस मैप को थोड़ा गौर से देख लो सर। ये ईरान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, आपके इजिप्ट के सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान हो गया आपका, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात है, दुबई, ये सब, कुवैत वगैरह, ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। आप इस नक्शे को अच्छे से देख रहे हैं। यहां पर सर बात क्या हुई, ईरान से अगर अटैक करना हम शुरू करें, अब थोड़ा देखिएगा, बीच में इराक आएगा, इधर सीरिया है, यहां पे आपके लेबनान है, जॉर्डन है और इजराइल है, ठीक है सर। अब ये जो सैफरन कलर आप यहां देख रहे हैं, ये है पैलेस्टीन, यानी फिलिस्तीन के जो इलाके हैं, जो वो इसकी बात है। अब ये बोल रहे हैं कि साहब यहां से जब हमने इन पे वो किए, मिसाइलें छोड़ी इजराइल के लिए, तो इराक, मुस्लिम नेशन के बेसिस पे आप देखो तो इराक को कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए थी। इराक का अस्तित्व का अभी कुछ यहां ठिकाना नहीं, बिकॉज यहां पे तो बहुत बुरी कंडीशन में अमेरिका ने इसको पहुंचा दिया है। सीरिया के अंदर क्या हुआ था, सीरिया के अंदर जिसको टेररिस्ट कहते थे, उसके कंधे पे हाथ मिला के कुछ दिन पहले माहौल बना के दोस्ती कर लिए। अब क्या बचा, क्यों ये सारी प्रक्रिया शायद सेट थी, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो इन्होंने भी कुछ बोलने का मतलब नहीं। अब आप आओ सर जॉर्डन। अब जॉर्डन ने क्या किया, यहां पे जॉर्डन ने सामने से मिसाइल छोड़ दी और इसी ईरान की मिसाइलों का सत्यानाश कर दिया। मतलब जो मिसाइलें इजराइल को गिराने के लिए आ रही थी, जॉर्डन ने काउंटर अटैक किया और जॉर्डन ने अपने ही ऊपर उन मिसाइलों को काफी हद तक तोड़ दिया। तो जो बची कुची गई, उन्होंने यहां पे अभी जो थोड़ा नुकसान पहुंचा इजराइल को, तो ये बोले कि यार तुम्हें क्या समस्या थी, तुम कब से मतलब इसके पैरोकार हुए। तो यहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर एक और बात समझनी होगी कि सिर्फ रिलीजन को देख करके अगर आप ढोल पीट रहे हो कि मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है कि झंडों को जलाया जाना, ये करना, भाई तुम सुनो, तो ये क्या आपसे कम मुस्लिम है? लेकिन सारी लड़ाई सर इकोनॉमी की होती है। इकोनॉमी बहुत बेसिक काम करती है, इनके अपने टाइज है, अपने रिलेशंस हैं। ये मतलब नहीं है, अपनी अपने धर्म को अपने अपने हद तक लोग लेकर के चलते हैं। पर ठीक है, कम पढ़ा लिखा होगा तो यही समझेगा कि भाई धर्म की लड़ाई हो रही है। तो सीरिया का मतलब नहीं बचा, इराक यहां से बचा हुआ, सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरब के यूएसए से रिलेशन अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बैकएंड पे सारे के सारे देशों का सपोर्ट जो है इनडायरेक्टली इजराइल को मिला है।
फ्रंट में मुंह पे कोई कुछ कहा हो, लेकिन हाँ अभी एक देश और है यहां से पाकिस्तान कह रहा है भाई परमाणु बम हम भी फोड़ देंगे, तो ये परमाणु बम को तो झुंझुना समझते हैं, भी कान में बजा देंगे, इनकी बात छोड़ दो। तो यहां पे सर ये कंडीशन, अब ये जॉर्डन को लेकर की जो बात आई ना, तो एक वही ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट है, बहुत गौर से समझना मिडिल ईस्ट की कहानी को। ये बोलते हैं कि ये कौन है, किंग अब्दुल्ला टू, ध्यान रखिएगा किंग अब्दुल्ला टू है जो कि जॉर्डन के किंग है। ये लिखते हैं दिस मैन अलाउज इजराइल टू यूज जॉर्डन एयर स्पेस बट एट द सेम टाइम ही ऑर्डर टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल। मतलब एक हिस्से में तो इन्होंने जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत दे दी कि आप मिसाइलें छोड़ो, उल्टी तरफ से हमारी तरफ से जाने दो, हम इजाजत देते हैं। अरे वो तो ठीक था, लेकिन तुमने ईरान से आने वाली मिसाइलों को सत्यानाश कर दिया। तो यहां लिखा ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अब बताइए आप क्या कहेंगे, ये मुस्लिम है या नहीं है? मुस्लिम तो है, तो क्या ये धर्म की लड़ाई है? नहीं है सर, ये इंटरनल रिलेशंस की लड़ाई है। तो यू कैन नॉट क्लेम कि भाई इनका साथ होना बहुत जरूरी है। हर देश अपनी पॉलिसी पे चलता है। इंडिया अगर इजराइल के साथ है तो धर्म के आधार पे नहीं है। इंडिया अगर ईरान के साथ जाता है तो वो धर्म के आधार पे नहीं जाएगा। पाकिस्तान अगर ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो धर्म के आधार पे नहीं कर रहा। चाइना, सबके अपने ही जियोपॉलिटिकल इक्वेशन समीकरण होते हैं, उसके ऊपर कभी और एक सेशन में बात करेंगे। तो अब्दुल्ला टू की बात समझ में आई। अब देखो सर, यहां पे क्या है, एक वीडियो इन्होंने रिलीज किया कि भाई इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसके ऊपर कि भाई तुम आखिर में चाहते क्या हो। ये वीडियो देखो, इजराइल है, जॉर्डन है, ध्यान से देखें सर। अब क्या हो रहा है, बोला मुस्लिम कंट्री है, यहां से अटैक होता है ईरान में, ठीक है सर, कर दिया। अब देखिए, अब देखिएगा सर, यहां से ईरान से अटैक इन्होंने बताया, सारा खेल खत्म कर दिया जॉर्डन ने, ये लो, और इजराइल के अंदर बची कुछ मिसाइल गई हैं। तो ये पूछ रहे हैं, क्या सवाल है, सवाल इनके देखो कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री हो, एक्शन फॉर इजराइल करते हो, व्हाई जॉर्डन, क्यों जॉर्डन, क्यों? अब ये जॉर्डन पे क्यों का सवाल आया, तो बात है कि भैया तुम तो जो हो शुरू से गद्दार रहे हो। इसका एक प्रमाण ये और देते हैं, क्या प्रमाण देते हैं वो आगे भी आ जाएगा। देखो कि जॉर्डन की भूमिका और मुस्लिम विवाद, तो आपको ये पता ही है कि इजराइल का तनाव चला, वो सारी कहानी आपके सामने है। तो अब क्या है, अरब देशों ने क्या है, इजराइल की हेल्प की है। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या कहानी को सारा बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और सहयोगी अरब देशों की मदद ली। किसने? इजराइल ने, हमास के अगेंस्ट में, उसके इन्होंने दी है मदद। अब यहां पे जब बात आती है जॉर्डन की, तो जॉर्डन तो सर ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो टच होता हुआ है। अब स्ट्रेटेजिक एयर कॉरिडोर बन जाता है। अगर कोई भी देश इजराइल की तरफ हवाई हमला करना चाहता है तो उसे इंटरसेप्ट करना, तो इसको यहां पे इंटरसेप्ट ये कर सकता है इजीली। तो इनकी दोस्ती है, इनकी बॉन्डिंग है। अब यहां पे जो 24-25 जो भी घटना हुई, माफ कीजिएगा, ये नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है। जॉर्डन की भूमिका क्या रही? ईरान बोल रहा है कि भाई हमने इजराइल पे 300 प्लस ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए। ये हमले ईरान ने गाजा में हुए एक इजरायली हमले के जवाब में किए थे। जॉर्डन ने क्या किया, अपने एयर स्पेस से गुजर रही ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और गिरा दिया। कुछ रिपोर्टों में यह कहा कि जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल को अपनी वायु सीमा से गुजरने की अनुमति दी। अब बात क्या है, ये बोले कि भैया हम तो अपनी सुरक्षा समझे, हमें लगा कि ये खतरा हमारे पे आ रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, ईरान क्यों जॉर्डन पे अटैक करेगा? कोई लड़ाई है, कोई विवाद है कि मिसाइल और ड्रोन अटैक हो जाएंगे? तो ये बोल रहे हैं कि जॉर्डन ने आधिकारिक रूप से कहा कि उसने अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन आलोचकों का दावा है कि भैया सीधे तौर पे इजराइल की रक्षा करना तुम्हारा ऑब्जेक्ट था। तो इजराइल इस तरीके से, तो ये मिडिल ईस्ट के हैं। अब आप इनकी अगर शांति संधि देखो जॉर्डन और किसकी, इजराइल के बीच की, तो 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच एक आधिकारिक शांति समझौता होता है। दोनों देशों में एम्बेसी हैं, आपस में व्यापार होता है, कई बार खुफिया और वायुसेना सहयोग भी हुआ है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। आतंकवाद मतलब हुती, हिजबुल्लाह, हमास और ईरानी मिलिशिया। बात समझ में आ गई? ये है टेररिस्ट फॉर इजराइल। टेररिज्म की डेफिनेशन हर देश अपने हिसाब से देता है। कोई देश उनको क्रांतिकारी मानेगा तो कोई उनको आतंकवादी मानेगा। तो सर इस मुद्दे पर इनका सहयोग है। और राजनीतिक तनाव क्या है, जॉर्डन अक्सर फिलिस्तीनियों के समर्थन में बयान देता है, लेकिन बैकडोर पर इजराइल के सहयोग भी करता रहता है। तो यहां पर ये कहानी, तो ये ट्वीट आप देख ही सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा, The family of King Abdullah of Jordan has been enemy of Muslims since World War I due to the betrayal of his grandfather. The Ottoman Empire collapsed on the Arab Peninsula. इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके साथ गद्दारी करी थी इनके दादाजी ने, किंग अब्दुल्ला के दादा ने। इजराइल को मान्यता दी थी किंग अब्दुल्ला के पिता ने, और इजराइल को बचा रहा है किंग अब्दुल्ला। तो मतलब ये क्या है, एक तरह से 3 पीढ़ी से ये क्या है, एक तरह से गद्दार हैं।
इन्होंने गद्दार की डेफिनेशन दी है। तो वेस्टर्न अलाइंड नेता हैं, यूरोप से अमेरिका से गहरे संबंध हैं, तो ये सब चीजों को एक तरीके से सही रख के चलना चाहते हैं। और वही बात जो हमने कही वो यहां पे फिर आती है। हिज ग्रैंडफादर ऑटोमन से गद्दार कर रहे हैं, पिता जो है वो इजराइल को मान्यता दे रहे हैं, और ये बचा रहा। इसका मतलब टेरर सन ऑफ टेरर सन ऑफ टेरर। सर ये इंटरनल पॉलिटिक्स। अब बताओ इस स्थिति के अंदर आप क्या कहोगे, कौन वन साइडेड जीतेगा? ईरान जीतेगा? नहीं। इजराइल जीतेगा? नहीं। ये कुल मिलाकर के ये पूरा माहौल एकदम कचरा जैसा यहां की सिचुएशन बन जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकलेगा, संधि निकलेगी, यूएसए का पैर आपको फंसा हुआ नजर आएगा, और कुछ ना कुछ एडवांटेज अल्टीमेटली चाहे वो ईरान की तरफ से ले, चाहे फिर वो इजराइल की तरफ से ले, अमेरिका लेता हुआ आपको यहां दिख जाएगा। अब यहां क्या हो रहा है, इजराइल के लिए नई टेंशन है। चाइना ओपनली कह रहा है भाई हम इजराइल के साथ हैं। पाकिस्तान ने भी घोषणा करी है कि भाई हमारे परमाणु हथियार जो है वो इजराइल के लिए तैनात हैं, अगर ईरान के लिए तैनात हैं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब चाइना ने सपोर्ट कर दिया ईरान को, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तो ये थैंक यू भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये एक न्यूज क्लिप है, ये न्यूज क्लिप में ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये बात बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत लंबे टाइम से यहां रिपोर्टिंग करता हूं, कई साल हो चुके हैं, मैंने इस हद तक की तबाही, बिकॉज हिजबुल्ला के अटैक भी देखे हैं, हमास के अटैक भी देखे हैं, हुतीज के अटैक भी देखे हैं, ईरानी मिलिशिया के अटैक भी देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से तेल अवीव की और मतलब जो यरूशलेम है, इनकी जिस लेवल पे तबाही देखी है, ऐसी तबाही जनरली हमने कहीं देखी नहीं। तो ये जो न्यूज क्लिप है, इस क्लिप के अंदर ये बात बोले, इसका मतलब कुल मिलाकर के तो अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट वगैरह सारी बात इन्होंने कही। तो कुल मिलाकर के सर स्थिति क्या आ चुकी है? स्थिति ये आ चुकी है कि अमेरिका पे जिस हद तक की डिपेंडेंसी के साथ में इजराइल आगे बढ़ा, उसको वो आज घाटे का सौदा मिल रहा है। लेकिन इजराइल की मजबूरी ये रही है कि इजराइल जिस स्थिति में डेवलप हुआ है, या जिस जगह इनको लाके बसाया गया है, वो लाके बसाई गई जगह के ऊपर इन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जब यूनाइटेड नेशंस ने इनको एक सेटलमेंट कर दिया था कि भैया ये तुम्हारा परसेंट इतना, ये तुम्हारा परसेंट इतना, लेकिन खुद को एक ओवर, जिसको बोलते ना कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग में दूसरे को इस हद तक तबाह करना कि आपने पूरा नाश किया, तो सर रिटेलिएशन तो यहां होना था। सही गलत किस दिशा में है वो आप कमेंट कर दीजिए। हमने कोशिश की है कि एक विदाउट एनी फिल्टर एक ट्रुथ, एक सत्य जो है वो आपके सामने रखा जाए। तो कुल मिलाकर के साहब इनकी तो स्थिति थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी टाइट है। अब ये किस दिशा में जाती है चीजें वो और हम कवर कर देंगे, लेकिन हाँ अभी ये कहा जा सकता है कि इजराइल की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुकी है, और वो अमेरिका से मदद मांगता है। क्यों मांग रहा है वो सब बातें हम बताएं। अब आपको क्या लगता है, अमेरिका मदद करेगा? क्या अमेरिका डायरेक्ट वॉर में आएगा? क्या अमेरिका इतना बेवकूफ है? कमेंट करिएगा, वेट रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रूथफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों के साथ में। थैंक यू।